तो चलिए आज हम अर्थशास्त्र के इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी गुत्थी जिसने सदियों तक बड़े बड़े जानकारों को भी उलझाए रखा। जरा इस ग्राफ को देखिए। हजारों साल मतलब लगभग पूरे मानव इतिहास में आर्थिक तरक्की की रफ्तार लगभग शून्य थी, मानो एक सीधी लकीर। और फिर बूम, पिछले बस 200 सालों में ये रफ्तार रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। एक ऐसा बदलाव जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्या? अचानक ऐसा क्या बदल गया कि हजारों साल की ये सुस्ती टूट गई? वो कौन सा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया? यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब की तलाश आज हम सब मिलकर करेंगे। और पता है क्या, इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए, इसी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए दिया गया है अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए मिलते हैं उन 3 महारथियों से जिन्होंने इस पहेली को सुलझाया। हमारे आज के हीरो हैं जोएल मोक्योर, फिलिप आगियोन और पीटर हॉविट। इन तीनों को यह सम्मान मिला है ये समझाने के लिए कि कैसे नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी आर्थिक तरक्की का असली इंजन बनती हैं। और हाँ, सम्मान के साथ साथ इन्हें मिली है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की भारी भरकम राशि। वाकई एक बड़ी खोज के लिए एक बड़ा इनाम तो बनता है। तो ठीक है, हमारी जासूसी शुरू होती है पहले सुराग से, और ये सुराग हमें मिलता है जोएल मोक्यार के काम से। देखते हैं उन्होंने क्या खोजा। मोकेर का आइडिया कमाल का है। वो कहते हैं कि पहले मतलब ज्ञानोदय से पहले लोग जानते थे कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। नुस्खे थे, तरीके थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्यों काम करती है, उसके पीछे का साइंस क्या है। और फिर आया ज्ञानोदय का दौर, जब लोगों ने क्यों पूछना शुरू किया। और नोबेल कमिटी ने भी यही कहा। मोक्योर ने दिखाया कि लगातार तरक्की के लिए सिर्फ कैसे जानना काफी नहीं है, क्यों जानना भी जरूरी है। यही क्यों वाली सोच वो जमीन बनी जिस पर औद्योगिक क्रांति का पेड़ उगा और फला फूला। पहला सुराग तो मिल गया, अब चलते हैं दूसरे और शायद सबसे धमाकेदार सुराग की तरफ। ये हमें मिला है फिलिप आगियोन और पीटर हॉविट के काम से। उन्होंने जोसेफ शुम्पीटर नाम के एक महान अर्थशास्त्री के आइडिया को और आगे बढ़ाया। और उनका आइडिया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हिंदी में कहें तो रचनात्मक विनाश। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि विनाश और रचनात्मक एक साथ कैसे? पर यकीन मानिए, तरक्की का असली राज इसी में छिपा है। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान है। सोचिए, एक नई जबरदस्त टेक्नोलॉजी आती है, वो बाजार में पुरानी धीमी टेक्नोलॉजी की जगह ले लेती है। हाँ, ये सच है कि पुरानी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को नुकसान होता है, शायद वो बंद भी हो जाएं, थोड़ी उथल पुथल मचती है, लेकिन लंबे समय में पूरी अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और प्रोडक्टिव हो जाती है। यही है वो चक्र। तो अब हमारे पास 2 बड़े सुराग हैं। एक है क्यों पूछने की ताकत और दूसरा है रचनात्मक विनाश का इंजन। अब देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर ये पूरी पहेली कैसे सुलझती है और आज की दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आज जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? ये सब उसी रचनात्मक विनाश के जीते जागते उदाहरण हैं। ये नई टेक्नोलॉजी पुरानी व्यवस्था को बदल रही हैं और हमारी दुनिया को भी। लेकिन इस बदलाव का एक दूसरा पहलू भी है, जो सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, पर दूसरी तरफ उन लोगों का क्या जिनकी नौकरियां इस बदलाव की भेंट चढ़ जाती हैं। तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इनोवेशन को भी सपोर्ट करना है और एक ऐसा सेफ्टी नेट भी बनाना है जो लोगों को इस उथल पुथल से बचा सके। चलिए, पहेली तो हमने सुलझा ली, अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये नोबेल पुरस्कार आखिर चुना कैसे जाता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? ये कोई एक दिन का काम नहीं है, पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी और कड़ी होती है। सोचिए, लगभग 8 महीने लगते हैं। सितंबर में नॉमिनेशन शुरू होते हैं, फिर महीनों तक एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाती है और तब जाकर कहीं अक्टूबर में विनर का नाम अनाउंस होता है। और सबसे मजेदार बात, ये सब कुछ टॉप सीक्रेट होता है। मतलब किसे नॉमिनेट किया गया, किसने किया, ये सारी जानकारी अगले 50 साल तक ताले में बंद रहती है। कमाल की गोपनीयता है। पर ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया पर कभी सवाल नहीं उठे। कई बार विवाद भी हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण शायद महात्मा गांधी का है। उन्हें शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन मिला कभी नहीं। इससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया भी हमेशा सही नहीं होती।
तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। अगर तरक्की की कीमत विनाश है, मतलब कुछ नया बनाने के लिए कुछ पुराना तोड़ना ही पड़ता है, तो सवाल ये है कि आने वाले बेहतर कल के लिए आज हम क्या खोने को तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।